अब अपन ने बात कर ली तत्वों के बारे में। तत्वों के बारे में जितनी जानकारी अभी मैंने आपको दी है उतनी काफी है समझने के लिए। अब जो हम बात करने वाले हैं वो यौगिक के बारे में बात करने वाले हैं कि यौगिक क्या है ना। तो अब ये तत्वों के बारे में बात कर ली कि ये सारे 118 होते हैं, आवर्त सारणी होती है, इतने सारे उदाहरण है, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, पारा, एल्यूमिनियम वगैरह, ये सभी तत्वों के उदाहरण है। तो हमने तत्वों के बारे में बात कर ली। अब बात कर लेते हैं अपन क्या के बारे में, यौगिक के बारे में, कि यौगिक क्या होते हैं। और यौगिक तो जो तत्वों के बारे में देखा ना आपने, ये तत्व आपस में मिलकर दो या दो से अधिक तत्व जो है वो यौगिक का निर्माण करते हैं। मतलब जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए पानी, उसका ले लेते हैं अपन उदाहरण, पानी का उदाहरण। पानी का जो सूत्र होता है वो होता है H2O। क्या होता है? H2O। तो इसमें देखो दो तत्व मौजूद हैं, एक तो हाइड्रोजन मौजूद है और एक ऑक्सीजन मौजूद है। जब दो तत्व आपस में क्रिया करके यौगिक का निर्माण करते हैं, बस सीधी सी बात यह है, यौगिक कैसे बनते हैं? दो तत्व आपस में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए पानी, पानी एक बहुत अच्छा उदाहरण है यौगिक का, पानी है। फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड भी काय का उदाहरण है? यौगिक का ही उदाहरण है। इसके बाद आपने शायद मीथेन गैस सुनी होगी, मीथेन गैस, जो कि गोबर गैस में जो है वो सबसे ज्यादा कंटेंट इसका रहता है। मीथेन गैस का होता है, उसका उदाहरण है CH4। ये बहुत अच्छे से जलती है और गोबर गैस में यही बनती है, जिसकी CH4 ही बनती है, जिसके कारण से इसको जलाया जा सकता है और घरों में यूज करते हैं हम। ये भी एक यौगिक है। इसके अलावा और कौन कौन से यौगिक मौजूद है? अभी आपने कॉपर सल्फेट पढ़ा था ना, जब उदाहरण में वो नीले कलर का वो देखा था केमिकल, उसका फॉर्मूला था CuSO4। दो या दो से अधिक में, जरूरी नहीं है दो ही तत्व मिलकर बनाते हैं, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, Cu जो है वो कॉपर है, S जो है वो सल्फर है, O जो है वो ऑक्सीजन है। यहाँ पर तीन तत्व कॉपर, सल्फर और ऑक्सीजन आपस में मिलकर काय का निर्माण कर रहे हैं? कॉपर सल्फेट का निर्माण कर रहे हैं। और उदाहरण देखो, और उदाहरण है KMnO4, KMnO4। इस N जो है वो छोटे ही बनेगा ना, क्योंकि तत्व का सिंबल है, किसी मैग्नीज तत्व का सिंबल है। K का मतलब होता है यहाँ पर पोटेशियम, Mn का मतलब होता है मैग्नीज, और O मतलब होता है ऑक्सीजन। यहाँ भी तीन तत्वों ने मिलकर KMnO4 बनाया है। तो यौगिक कौन कैसे बनते हैं? यौगिक तत्व आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर क्या बनाया? पानी बनाया, H2O बनाया। कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलकर क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाई। कार्बन और हाइड्रोजन ने यहाँ पर क्या मिलाया? मीथेन बनाई। उसके बाद अगर हम एल्कोहल की बात कर लें तो ये थोड़ा सा टफ फॉर्मूला होता है, लेकिन आप समझ सकते हो कि एल्कोहल तो बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे डेली लाइफ में, सबसे ज्यादा देखने को मिलती है हमारे ना, C2H5OH। ये जो है वो एल्कोहल का फॉर्मूला होता है, C2H5OH। एल्कोहल बोले तो शराब, दारू, है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है? इसको हम बोलते हैं एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल भी क्या है? यौगिक ही है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे तत्व कैसे बने। तत्व एक प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, सारे कण उसमें एक जैसे होते हैं, उनके भौतिक रासायनिक गुण समान होते हैं। उदाहरण क्या है? लोहा, तांबा, कॉपर, कॉपर यानी तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी, सोना, वो सारे तत्वों के उदाहरण है। वो तत्व आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं, है ना। ये दोनों ही क्या कहलाते हैं? शुद्ध कहलाते हैं। तत्व और यौगिक के दो क्या कहलाते हैं? हमारे साइंस की दृष्टि से यही शुद्ध पदार्थ हैं, बाकी हमारे लिए सभी चीज जो है वो अशुद्ध है। बस ये दोनों अगर हैं तो ये दोनों अगर हैं तो हमारे लिए शुद्ध है, बाकी सभी चीजें जो है वो अशुद्ध है। दूध अशुद्ध है, घी अशुद्ध है ना। अगर कोई और कुछ लिख रहा है प्योरिटी के मामले में, बोल रहा है कि बिल्कुल प्योर है, तो बोल रहे हैं नहीं। दूध वाला बोले कि हम शुद्ध दूध देते हैं आपको, बोलना हमारे लिए शुद्ध नहीं है, जाओ भाड़ में। सॉरी, भाड़ शब्द अच्छा नहीं है। कोई भी आपसे बोले शुद्ध घी खा रहे हो आप, तो बोलना नहीं, हमारे लिए शुद्ध नहीं है। हमारे लिए शुद्ध जो है वो तत्व और यौगिक होते हैं। बोलना उदाहरण, कॉपर सल्फेट हमारे लिए शुद्ध है, पानी हमारे लिए शुद्ध है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए शुद्ध है, शुद्ध पदार्थ है ना। तो दोनों में फर्क हो जाता है। हालांकि ये बोलने के बाद हो सकता है आपके फैमिली वाले आपको पागल बोलने लगे, लेकिन अपन को फर्क नहीं पड़ता, अपन को केवल सीखने से फर्क पड़ता है, कोई अपने बारे में कुछ भी बोले, है ना। तो एक्चुअली दोनों बातों में फर्क है। जब हम बोलते हैं शुद्ध घी, शुद्ध तेल, शुद्ध घी, तो वो नॉर्मल लाइफ में एक अलग बात होती है। नॉर्मल लाइफ में शुद्ध घी का मतलब होता है उसमें कोई हानिकारक चीज तो नहीं मिली हुई है हमारे शरीर के लिए।
जबकि हम जब इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं शुद्धता के बारे में, तो वो शुद्धता के बारे में हमको ये बता रहा है कि रासायनिक और भौतिक गुणधर्मों के आधार पर उसमें कोई फर्क तो नहीं है। जैसे हम मान लीजिए पानी तो यौगिक है, किसी और चीज की बात, लकड़ी ले लेते हैं अपन। लकड़ी जो है वो उसमें कई प्रकार के तत्व मौजूद हैं और किसी भी रेशो में मिले हुए, मतलब कुछ भी है उसमें। अगर आप आम की लकड़ी ले लोगे तो उसमें अलग प्रकार के केमिकल, अलग 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 तत्व बोल सकते हो। देखो एक चीज तो दिमाग में क्लियर कर लो, पृथ्वी पर जितनी चीजें बनी हैं, जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी, सारी की सारी 118 तत्वों से मिलकर बनी हुई है। अजीब बात है, सोचने वाली बात है, लेकिन पृथ्वी पर जितनी चीज मौजूद है, कुछ भी, वो सारी की सारी 118 तत्वों से मौजूद है। उसके अलावा कोई 119वां तत्व आ ही नहीं सकता। अजीब बात है ना? लेकिन ये तत्वों का रेशियो सब सही मात्रा में मिलता है तब ही यौगिक बनते हैं, नहीं तो फिर वो मिश्रण कहलाने लगते हैं। जैसे मैंने बता रहा आपको आम की लकड़ी के बारे में बता रहा था। आम की लकड़ी को अगर हम कंपेयर करें पीपल की लकड़ी से या फिर बरगद की लकड़ी से, अलग अलग लकड़ियों में जो तत्व मौजूद होंगे वो होंगे तो उन 118 में से, लेकिन अलग अलग होंगे, बहुत ज्यादा मात्रा में होंगे और कोई निश्चित मात्रा नहीं रहेगी। हो सकता हो आपने इधर की आम की लकड़ी को तोड़ा तो यहाँ पर जो है वो अलग कंपोजिशन आ रहा है, उसमें तत्वों का अलग अलग तत्व मौजूद है। यहाँ उत्तर प्रदेश में गए तो वहां पर जो है वो अलग कंपोजिशन आ रहा है। तो कोई कोई निश्चितता नहीं है, अनिश्चितता है बहुत सारी। कोई पर्टिकुलर नहीं है कि इतना ही मात्रा में मौजूद होगा। जबकि जब यौगिक बनते हैं तो यौगिक में आप देख रहे होंगे जैसे H2O यौगिक है, तो उसमें हाइड्रोजन के तत्व के 2 परमाणु जुड़े हुए हैं। 2 परमाणु का होना जरूरी है, जो कि आपके सीबीएसई का एक फिनोमिना है ना, इस चैप्टर को अगले चैप्टर से जोड़ता है, पूछ की तरह जुड़े रहते हैं। यही वो पूछ है जो आपको अगले चैप्टर से जोड़ती है। यहाँ पर जब मैंने बात करी आपकी यौगिक से, तो यौगिक का होता है H2O। H2O फॉर्मूला होता है ना पानी का, पानी यौगिक है। पानी में जो H2O दिखा रहा है, जो H2 लिखा हुआ है ना नीचे, वो सिंबल नहीं है। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, फिर H2 क्यों लिखा हुआ है? वो सिंबल बताता है परमाणुओं की संख्या को। वो जो H2 लिखा हुआ है ना, हाइड्रोजन के कितने परमाणु मौजूद है वहां पर? 2 परमाणु मौजूद है। इसके कारण से उसमें जो है वो H के आगे क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है उन्होंने। और यही जो H2 लिखा हुआ है ना परमाणु के बारे में, यहाँ इस चैप्टर पे खत्म होता है और अगला चैप्टर यहीं से शुरू होता है, जो कि आपको परमाणु और परमाणु के बारे में और ज्यादा जानकारी देगा, जिससे आपको पता चलेगा कि तत्व जो है, अभी तक हम जान रहे थे कि कणों से मिलकर बने हुए होते हैं, लेकिन वो कणों से भी और छोटे होते हैं। और परमाणु और अणु पे बात आएगी, जो कि अगले चैप्टर पे है। सीबीएसई की एक खूबी है, पहले चैप्टर को वहां पर खत्म करता है जहां से अगला चैप्टर शुरू हो रहा है। तो ये वाली वो पूछ है। तो आपने जो है आज जो ज्ञात करा, वो आज जो ज्ञान, जो आपने जो भी चीज सीखी वो थी तत्व और यौगिक के बारे में। तत्व यौगिक क्या होते हैं, मिक्सचर कैसे अलग होते हैं। मिक्सचर में क्या होता है, कोई जो तत्व अपन मिला रहे हैं उसका कोई रेशियो नहीं है, कोई पर्टिकुलर मात्रा नहीं है कि इतनी मात्रा में मिलाओ तभी। कुछ भी मिला दिया, कुछ भी उटपटांग मिला दिया, है ना। जैसे नाले का पानी हो गया, उसमें कुछ भी केमिकल कैसे मिले हुए, तो वो मिश्रण है एक तरह का। लकड़ी जो है वो मिक्सचर है ना। वो सारी चीजें मिक्सचर है। जबकि यौगिक कब बनता है? यौगिक तब बनता है जब 2 या 2 से अधिक तत्व निश्चित मात्रा में मिलते हैं, बिल्कुल पर्टिकुलर मात्रा में। पानी में H2 हाइड्रोजन के 2 ही एटम होना चाहिए। अगर 2 से ज्यादा हो जाएंगे तो वो मिश्रण बन जाएगा, वो कोई यौगिक नहीं कहलाएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो तत्व, यौगिक और मिक्सचर, इस पर आखिरी कंक्लूजन पॉइंट लेते हैं अपन। अंतर क्या है वो देखते हैं और चैप्टर को खत्म करते हैं। तत्व और यौगिक में अंतर क्या है ना। ये प्रैक्टिकल दिया हुआ है यौगिक के बारे में, आप पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन पॉइंट यहाँ पर है मिश्रण और, सॉरी, तत्व और यौगिक मिश्रण नहीं है, मिश्रण और यौगिक में फर्क है। मिश्रण समझते हो आप? मिश्रण मतलब कि कुछ भी चीजें जो कि बिना कोई मात्रा के जो है वो घोल दी गई हैं। और यौगिक जो है वो एक निश्चित मात्रा में घोले जाते हैं। तो पहला पहला अंतर देखते हैं मिश्रण में। तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। मतलब कि तत्व या यौगिक आपस में किसी भी रेशो में मिल जाए, कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। नया पदार्थ नहीं बनेगा, कोई सा भी ऊटपटांग पदार्थ बन जाएगा। कोई नया पदार्थ नहीं बनने वाला है किसमें? मिक्सचर में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। पहला अंतर कि मिश्रण में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, तत्व यौगिक आपस में मिल जाते हैं। जबकि यौगिक में क्या होता है? यौगिक में तत्व क्रिया करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं। तत्व कैसे करते हैं? तत्व क्रिया करके यौगिक का निर्माण करते हैं। तो ये जो पहली लाइन लिखी हुई है ना, पहला अंतर लिखा हुआ है, वो डेफिनेशन है कि मिश्रण किसको बोलते हैं, मिश्रण कब कब बनते हैं और कब नहीं बनते, और यौगिक कब बनते हैं, इसके बारे में बोला हुआ है कि कब बनते हैं।
मिश्रण कब बनते हैं? तत्व या यौगिक आपस में मिल जाते हैं लेकिन नया कुछ नहीं बनता है, नया कुछ पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, उसको हम मिश्रण बोलते हैं। जबकि यौगिक में क्या होता है, जब तत्व आपस में क्रिया करते हैं तो नया यौगिक का निर्माण होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है, आप ये भी बोल सकते हो, नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है। फिर उसके बाद मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय हो सकता है, मतलब कि वो कम या ज्यादा हो सकता है, उसमें जो मिल रहे हैं अपन तत्व या यौगिक आपस में मिला रहे हैं, उसमें उनकी मात्रा जो है वो कम ज्यादा हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, क्योंकि कुछ तो बनना ही नहीं है। जैसे नाली के पानी में आप सीवेज का पानी 1 लीटर मिलाओ या 2 लीटर मिलाओ, बनना उसे नाले का ही पानी है ना। तो उसमें जो संगठन की मात्रा होती है, उसमें जो मिश्रण में जो पदार्थों की मात्रा होती है वो कुछ भी होती है, कोई भी उसमें फिक्स वैल्यू नहीं रहती कि इतनी फिक्स मात्रा में आपको मिलाना है। तो परिवर्तनीय होता है उसका संगठन। जिन संगठन मतलब कि संगठन परिवर्तनीय होता है, मतलब कि वो जिस पदार्थों से मिला हुआ है वो परिवर्तनीय, वो परिवर्तन हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है। मैंने आपको बताया H2O यौगिक का नाम, पानी का नाम जो है वो H2O है, तो वहां पर हाइड्रोजन के हमेशा से ही कितने परमाणु होंगे? 2 होंगे, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, नहीं तो पानी बनेगा ही नहीं। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है जो नए पदार्थ का संगठन होता है वो स्थायी होता है। आप इसको अपनी भाषा में भी बोल सकते हो। अपनी भाषा में कैसे बोल सकते हो? अपनी भाषा में ऐसे बोल सकते हो, जो यौगिक में उपस्थित पदार्थों की मात्रा सदैव स्थायी होती है, या फिर पदार्थों का अनुपात सदैव स्थायी होता है ना। इसको क्या बोल सकते हो? मिश्रण में उपस्थित पदार्थों का जो अनुपात होता है वो स्थायी नहीं होता है, वो परिवर्तनीय होता है, चेंज होता रहता है वो। जबकि जो यौगिक होते हैं उसमें उपस्थित तत्वों का जो अनुपात होता है वो हमेशा सेम रहता है, वो परिवर्तित नहीं होता। मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्म को दर्शाता है। अब मिश्रण क्या दिखाएगा? मिश्रण में जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए मिश्रण का उदाहरण मान लीजिए अपन रसना बना रहे हैं, है ना। रसना बना रहे हैं तो रसना में अपन ने पानी लिया, उसमें शक्कर डाली, उसमें रसना का पैकेट खोल दिया, है ना। थोड़ा सा खट्टापन के लिए हो सकता है नींबू पानी भी अपन ने डाल दिया, फिर बर्फ डाल दी उसमें, तो ये मिक्सचर है ना। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट क्या बोलना चाह रहा है, ये वाला पॉइंट आपसे ये बोलना चाह रहा है कि उसके जो रसना के गुणधर्म होंगे, रसना एक प्रकार का मिक्सचर है, रसना जो आपको प्राप्त हुआ वो एक प्रकार का मिक्सचर है, उसमें जो है वो सभी तत्वों के गुण मौजूद होंगे। देखो पानी लिक्विड फॉर्म में, वो अपन को पानी का गुण का अपन को महसूस होगा। फिर उसके बाद आपने उसमें शक्कर डाली तो मीठापन वहां पर मौजूद है। रसना डाला तो उसमें रसना का स्वाद, जो फ्लेवर संतरे का फ्लेवर आएगा वो मौजूद है। आपने उसमें बर्फ डाला तो बर्फ उसको ठंडा कर रहा है, मतलब वो मिक्सचर जिस जिस चीज से मिला हुआ है उन सभी के गुण मौजूद होते हैं मिश्रण में। मिश्रण जिन पदार्थों से मिलकर बना हुआ है उन सभी के गुणधर्म मौजूद होते हैं। जबकि यौगिक में क्या होता है, यौगिक में जो है जिन तत्वों से मिलकर यौगिक बना हुआ है, यौगिक का गुणधर्म उन तत्वों की अपेक्षा बिल्कुल उलट होते हैं। जैसे पानी का उदाहरण लो, पानी किन किन तत्वों से मिलकर बना हुआ है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन गैस होती है और ऑक्सीजन भी गैस होती है, दोनों ने आपस में मिलकर क्या बनाया? पानी बनाया, जो कि क्या है? लिक्विड स्टेट है, द्रव अवस्था है। दो गैसों ने मिलकर आपस में काय का निर्माण कर दिया? पानी में। तो देखो गैसों के गुण अलग होते हैं और पानी के गुणधर्म अलग होते हैं। तो यौगिक जिन चीज से मिलकर बना हुआ है उसके गुणधर्म उसके जो पेरेंट तत्व थे जिनसे वो मिलकर बना हुआ उनसे बिल्कुल अलग हो सकते हैं, बिल्कुल डिफरेंट हो सकते हैं। पानी के केस में हो रहा है, गैसेस मिलकर जो है वो पानी बना रहे हैं, तो गुणधर्म बिल्कुल पूरी तरह से अलग है, वही इसमें बोला हुआ है। उसके बाद घटकों को भौतिक विधि के द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। अपन ने देखा ना मिश्रण जो होते हैं उसके घटकों को पृथककरण करने की विधियां देखी, पूरी 6 7 8 इतनी सारी विधियां देखी थी हमने, वायु को और पानी को मिलाकर जो है वो टोटल मिला के 9 विधियां थी टोटल, है ना, वायु और पानी को मिलाकर। तो वो सारे मिश्रण है, मिश्रणों को घटकों को पृथक आसानी से किया जा सकता है। लेकिन यौगिकों के घटकों को पृथक करने के लिए इतना आसान नहीं है, उनको अलग करने के लिए रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया का ही उपयोग किया जाता है, या फिर केमिकल रिएक्शन का उपयोग किया जाता है, बिना उसके उनको पृथक नहीं किया जा सकता। ये तो ये मिश्रण और यौगिक में फर्क था। उसी के साथ जो है ये चैप्टर आपने खत्म होता है। तो हमने क्या क्या सीखा एक बार वो देख लेते हैं और खत्म करते हैं इसको। मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिलते हैं। तो शुरुआत हमने करी थी मिश्रण की डेफिनेशन से। मिश्रण में क्या होता है, तत्व अथवा यौगिक कुछ भी हो सकता है, वो आपस में एक से अधिक पदार्थ मिलते हैं और किसी भी अनुपात में मिलते हैं। मैंने आपको अभी भी बताया, किसी भी अनुपात में मिलते हैं मतलब कितनी भी मात्रा में मिल जाए। अगर रसना के आप 1 गिलास रसना में 1 चम्मच रसना डालो, चाहे दो चम्मच रसना डालो,
1 चम्मच शक्कर डालो, चाहे 2 चम्मच शक्कर डालो, कितना भी डाल सकते हैं ना अपन। तो किसी भी अनुपात में मिलते हैं मिश्रण में, जो मिश्रण जिन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, उसमें पदार्थ किसी भी अनुपात में मिलता है। मिश्रणों को पृथक करने के लिए उचित विधियों से शुद्धि पदार्थों में पृथक्करण किया जा सकता है। मतलब मिश्रणों को उसके घटकों में पृथक किया जा सकता है। आपने विधियां देखी, बहुत सारी विधियां देखी। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। विलयन के बड़े अवयव को विलायक कहते हैं और छोटे अवयव को विलय कहते हैं। तो विलयन किससे मिलकर बना होता है? विलयन जो है वो विलय और विलायक से मिलकर बना हुआ होता है। विलायक जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसको विलायक बोलते हैं, जिसकी मात्रा कम होती है उसको विलय बोलते हैं। नमक और शक्कर का उदाहरण, पानी और शक्कर का उदाहरण, पानी ज्यादा मात्रा में मौजूद है उसको विलायक बोलेंगे, शक्कर कम मात्रा में मौजूद है उसको विलय बोलेंगे। अगला, विलयन की सांद्रता उसके इकाई आयतन विलयन के द्रव्यमान में उपस्थित होती है। एक फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, विलयन की सांद्रता बराबर से विलय की सांद्रता, विलय की मात्रा डिवाइडेड बाय विलयन की मात्रा। तो वही लिखा हुआ है ये। वह पदार्थ जो विलायक में अघुलनशील तथा आंखों से देखा जा सकता है निलंबन कहलाता है। निलंबन देखा अपन ने, पानी में क्या मिलाया था? निलंबन मिला था, आटा घोला था अपन ने, जो निलंबन मिला था। उसके बाद निलंबन के अपन ने गुण भी देखे थे, उसमें से एक गुण होता है निलंबन विषमांगी मिश्रण होता है। कोलाइड के बारे में लिखा हुआ है। कोलाइड क्या होते हैं? कोलाइड जो है वो एक विषमांगी मिश्रण है, दिखते सामांगी जैसे हैं वो लेकिन होते विषमांगी है। क्या घोला था अपन ने कि कोलाइड मिला था? पानी में अपन ने दूध घोला था, हमको कोलाइड मिल गया था उसके कारण से। जिसके कणों का आकार इतना छोटा होता है उसको सरलता से नहीं देख सकते, लेकिन इतना बड़ा होता है कि वो प्रकाश के किरण को जो है वो फैला देते हैं, जिसके कारण से प्रकाश का मार्ग जो है वो दृष्टिगोचर हो जाता है ना। कोलाइड के बारे में अपन ने देखा ना, टिंडल प्रभाव इसी में देखा था अपन ने। कोलाइडी कण ही जो है वो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। कोलाइड का जो है वो बहुत ज्यादा उपयोग होता है और यहाँ पर दो माध्यम होते हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। उसके बारे में भी अपन ने चर्चा करी, ज्ञात करा क्या होते हैं। शुद्ध पदार्थ तत्व या यौगिक हो सकते हैं। फिर से एक इंपॉर्टेंट बात, जो हमारे लिए शुद्ध पदार्थ होते हैं साइंस के स्टूडेंट के तौर पर, वो क्या होते हैं? तत्व या यौगिक दोनों ही हो सकते हैं। तत्व पदार्थ का मूल रूप होता है जिसे रासायनिक क्रिया द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। यौगिक वह पदार्थ हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों के स्थिर अनुपात में रासायनिक रूप के संयोजन से निर्मित होता है। तो आज ही अपन ने बात करी तत्व क्या होते हैं। तत्व एक प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, उनके रासायनिक और भौतिक गुण जो है वो समान होते हैं। और यौगिक किसको बोलते हैं? यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलता है ना, स्थिर अनुपात या निश्चित अनुपात। जब वो दो या दो से अधिक तत्व आपस में निश्चित अनुपात में मिलते हैं तब ही यौगिक का निर्माण होता है। और इसी लाइन से जो है वो ये अगली चैप्टर की पूछ से जुड़ी हुई है, स्थिर अनुपात का नियम देखेंगे उसमें हम। यौगिक के गुण उसमें निहित तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं, जबकि मिश्रण में उपस्थित तत्व यौगिक, जैसे रसना का उदाहरण लिया था। रसना जो है वो मिक्सचर है और उसमें सारी जितनी भी चीज हमने मिलाई हुई है सबके गुण मौजूद है। शक्कर के कारण से मीठा हो जाएगा, पानी के कारण से लिक्विड स्टेट में रहेगा, रसना के कारण से संतरे का फ्लेवर आएगा, बर्फ के कारण से ठंडा हो जाएगा। मतलब वो मिश्रण है, मिश्रण में जितने भी पदार्थ मौजूद है उसके सारे गुण जो है वो मिश्रण में, जिन जिन पदार्थों के जो गुण हैं वो मिश्रण में भी मौजूद होते हैं। जबकि यौगिक में ऐसा नहीं होता है। यौगिक जिन पदार्थों से मिलकर बना हुआ है, जैसे पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, लेकिन वो गैसेस हैं। और यौगिक जो बना, पानी जो बना, H2O जो बना, उसके गुणधर्म उससे बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है ना। तो मिश्रण में उसके गुणधर्म दिखाई दे जाते हैं जिससे वो बना हुआ है, यौगिक जिससे बना हुआ है उसके गुणधर्म दिखाई नहीं देते हैं। तो ये था आपका चैप्टर सेकंड, हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है कि नहीं। और इसका जो कंक्लूजन निकलता है, जो अपन को मेन ब्रॉड व्यू में जो सीखने को मिला, वो ये सीखने को मिला कि मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, सामांगी और विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा विलयन क्या होते हैं, कोलाइडी विलयन क्या होते हैं, और जो निलंबन होते हैं वो क्या होते हैं, उनके कणों का आकार कैसा कैसा होता है। उसी में देखा टिंडल प्रभाव क्या होता है। फिर उसके बाद मिश्रण का देखा, तो मिश्रण बोले बहुत सारे घटकों से मिलकर बना हुआ होता है, उन घटकों को अलग कैसे कर सकते हैं वो विधियां देखी पूरी। उसमें वाष्पीकरण थी, अपकेंद्रीकरण थी, जो पृथक्करण की थी वो देखी। किस प्रकार से हम मिश्रण के घटकों को अलग अलग कर सकते हैं वो उसके बारे में देखा। आपको मैंने गेहूं का आपको उदाहरण बताया कि गेहूं जो है वो मिक्सचर रहता है, जब मम्मी उसको सूपे से फटकती हैं तो उस मिश्रण से जो हल्की चीज होती है वो आगे जाती है, उसको डस्ट को निकाल दिया जाता है। वो भी एक तरह से मिश्रण को पृथक करने की तकनीक हुई। और आखिरी में चैप्टर में हमने देखा कि तत्व और यौगिक क्या होते हैं, और उन्हीं को हम शुद्ध पदार्थ बोलते हैं, और यौगिक और मिश्रण किस प्रकार एक दूसरे से अलग हैं। ये था आपका चैप्टर जो कि आज खत्म होता है।